हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लबिंग के बारे में। क्लबिंग मेडिसिन का जो वाइवा होता है, प्रैक्टिकल वाइवा होता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से तो बेसिक्स हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। इसके कॉजेज़ पूछे जाते हैं, इसके ग्रेडिंग पूछी जाती है। ये सब चीज़ें वाइवा में यहीं पर आपको अटकते हो, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, कॉजेज़ पढ़ेंगे। बस आपको करना क्या है, इसकी पीडीएफ आपको इस लेक्चर के अंदर मिल जाएगी। बस आपको इसको सुनना है, ध्यान से सुनना है, स्पीड बढ़ा लेना है। स्पीड 1.5x पे आप इसको कर लोगे तो अच्छे से आपको जल्दी से काम हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से क्लबिंग के बारे में समझते हैं। तो क्लबिंग क्या होता है? सिलेक्टिव बल्बस इनलार्जमेंट ऑफ डिस्टल सेगमेंट ऑफ डिजिट्स होता है। ये डेफिनेशन आपको बोलना है पे हमारे जो प्रोफेसर होते हैं वाइवा जो ले रहे हैं। सिलेक्टिव बल्बस, सिलेक्टिव मतलब ऊपर डिस्टल सेगमेंट में ही होगा। बल्बस इनलार्जमेंट होगा मतलब एक बल्ब जैसा इस तरह का ये इनलार्जमेंट होगा, फिंगर्स का इस तरह का इनलार्जमेंट हो जाता है। यहाँ पे हमारे नेल्स रहते हैं तो ये होता है। प्लस लॉस ऑफ नॉर्मल एंगल बिटवीन नेल एंड नेल बेड। तो अगर मैं एक हमारे हाथ का नॉर्मल फिंगर बनाता हूँ तो उसमें एक एंगल होता है। ये फिंगर और नेल के बीच में एक एंगल होता है ये वाला, जो कि 180 लेस देन 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर एक पेशेंट क्लबिंग का, तो ये जो एंगल होता है वो लॉस हो जाता है और ये जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 डिग्री का हो जाता है। इस एंगल को हम लॉवी बॉन्ड एंगल बोलते हैं, लॉवी बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो ये भी क्लबिंग का एक फीचर होता है। दो चीज़ें बोलनी है, सिलेक्टिव बल्बस इनलार्जमेंट ऑफ डिस्टल सेगमेंट ऑफ डिजिट्स प्लस लॉस ऑफ नॉर्मल एंगल बिटवीन नेल एंड नेल बेड। ठीक है, तो अब ये डायग्राम देखो, ये नॉर्मल है और इसमें एक एंगल बन रहा है। ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक हल्की सी 90 डिग्री। अब आप अपने नेल्स भी देखोगे ना तो एक इस हल्का सा इस तरह का आपको एक डिप्रेशन, आपको एक एंगल दिखेगा। लेकिन जब क्लबिंग वाला हैंड होता है, यहाँ पे आप देखो बिल्कुल, एक बार फिर से देख लेते हैं, बिल्कुल से कोई भी यहाँ पे एक डिप्रेशन या एंगल नहीं है, सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो एक ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 180 डिग्री होती है क्लबिंग के अंदर। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं, इसके कारण क्या होते हैं। तो कारण 4 थ्योरीज दी गई हैं। एक होता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर के कारण होता है, दूसरी न्यूरोजेनिक थ्योरी होती है, तीसरी हाइपोक्सिक थ्योरी होती है, चौथी कुछ वेसोडाइलेटर्स के कारण से होता है, जो कि एस्केप कर जाते हैं नॉर्मल सर्कुलेशन को, सीधे बाईपास कर जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, सबसे पहले प्लेटलेट्स के बारे में समझते हैं। तो प्लेटलेट्स वाली जो थ्योरी होती है वो ये कहती है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो वहाँ पे लॉज हो जाते हैं। लॉज हो जाते हैं तो वो कुछ अपना अपना मीडिएटर्स निकालते हैं। तो एक को तो वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर निकलता है, फिर प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर निकलता है, और कुछ और एक्स्ट्रा मीडिएटर्स भी निकलते हैं, जो कि ओवरऑल तीनों जन मिल करके क्या क्या करते हैं, दो चीज़ों को कम करते हैं। एक तो परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, वहाँ पे जो परमेबिलिटी होती है वेजल वॉल्स की, जो आर्टेरियोल्स और जो वेन्यूल्स होते हैं वहाँ पे उनकी जो परमेबिलिटी होती है उसको बढ़ा देते हैं। प्लस साथ में फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कर देते हैं। फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे तो मोर फाइब्रस टिश्यू वहाँ पे बनेगा, कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से इनलार्जमेंट जो हो जाता है वो हो जाता है। ठीक है, इनलार्जमेंट हो जाता है। तो ये दोनों परमेबिलिटी के कारण एडिमा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। प्लेटलेट्स वाला हमने समझ लिया। क्या कहता है प्लेटलेट्स वाला? वो द मेगाकेरोसाइट्स प्रेफरेबली लॉज इन द टिप्स ऑफ द डिजिट्स एंड लोकली रिलीज प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। दीज ग्रोथ फैक्टर्स विद अदर मीडिएटर्स इंक्रीज एंडोथेलियल परमेबिलिटी एंड एक्टिवेट एंड कॉज प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, एग्जाम्पल फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट और उनका प्रोलिफरेशन होता है। ठीक है, न्यूरोजेनिक थ्योरी क्या कहती है? न्यूरोजेनिक थ्योरी कहती है ये लंग कैंसर में हमें मिलता है। लंग कैंसर में परसिस्टेंट वेगल स्टिमुलेशन के कारण वेसोडाइलेशन और क्लबिंग हो जाती है। ठीक है, तो न्यूरोजेनिक थ्योरी का हमें याद रखना है कि ये लंग कैंसर में हमें मिलेगी। उसके बाद एक हाइपोक्सिक थ्योरी ये कहती है। हाइपोक्सिक थ्योरी में क्या होता है? हाइपोक्सिक थ्योरी में डीप आर्टेरियोवीनस फिस्टुला बन जाता है। 4 कॉजेज हैं डीप आर्टेरियोवीनस फिस्टुला इन फिंगर्स, एग्जाम्पल टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, इसका हमें याद रखना है। टेट्रोलॉजी फैलेट एग्जाम्पल है अगर पूछे तो। फेरिटिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड्स, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन में हमें यह ध्यान रखना है कि सर्कुलेटिंग वेसोडाइलेटर्स होते हैं, जो कि यूजुअली ब्लड लंग्स के अंदर जाएंगे। जब राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर जाएंगे तो ये जो मीडिएटर्स होते हैं ये अपना इनएक्टिवेट हो जाते हैं लंग्स में, और उसके बाद ये जो लंग्स से वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरी बॉडी में चला जाता है। लेकिन अगर किसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारा लेफ़्ट साइड का हो गया और ये राइट साइड का है, अगर ये राइट साइड से लंग्स में जाने के से पहले ही ये यहाँ पे बाईपास कर लेते हैं ये जो मीडिएटर्स होते हैं, तो इस केस में क्लबिंग ये करवाते हैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट शंट में क्लबिंग हो जाती है फिर इन मीडिएटर्स के कारण से। समझ में आ गया?
कॉजेज में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि राइट टू लेफ्ट शंटिंग कौन कौन सी डिजीज़ में होती है और उस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं। तो 4 समझ में आ गए, प्लेटलेट, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटलेट वाला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब वाइवा में पूछा जाए तो हमें पहले बताना सर 4 थ्योरीज होती हैं, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर की, न्यूरोजेनिक की, हाइपोक्सिक की और सर्कुलेटरी वेसोडाइलेटर्स की। ठीक है, अगर वो इनके डिटेल पूछता है तब हमें डिटेल बताएं। खुद से कभी भी वाइवा में कुछ भी नहीं बोलना है, जितना पूछा है उतना बोलना है, फिर उसको मौका देना है कि जो आपको पता है उससे वो एक स्टेप और आगे पूछे तो आप बता पाओ उनको। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ क्लबिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आस्क किया जाता है। आपने क्लबिंग की डेफिनेशन अच्छे से बता दी, कॉजेज अच्छे से बता दी, तो वो ग्रेडिंग पे आते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग में क्या होता है, सबसे पहले इंक्रीज्ड फ्लक्चुएशन ऑफ द नेल बेड, इंक्रीज फ्लक्चुएशन ऑफ नेल बेड। जैसे इस डायग्राम में आप देखो फिंगर आपको दिख रही है, मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे किस तरीके से आप देखते हो, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्लक्चुएशन देखते हैं, सॉफ्टनेस देखते हैं उसके, हम इस तरीके से अपने ये जो डायग्राम है इसमें दोनों फिंगर्स को आप नेल बेड पे रख करके उसकी सॉफ्टनेस और उसको देखते हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस अगर होती है, बड़ा हुआ फ्लक्चुएशन, नेल बेड का फ्लक्चुएशन जो है वो बढ़ जाता है। ग्रेड 2 में 2 याद रखना है, 2 एल आते हैं, लॉस ऑफ लॉवी बॉन्ड एंगल। ये जो लॉवी बॉन्ड एंगल मैंने बताया था नॉर्मल लेस देन 180 डिग्री का होता है, लेकिन किसी ना किसी कारण से लॉस हो जाता है तो हम ग्रेड 2 में आते हैं। ग्रेड 3 में ये याद रखना है, एक मुनगे का पेड़ है, मुनगे का पेड़ क्या होता है, ड्रम स्टिक होता है, उस मुनगे का पेड़ है, उसमें एक तोता आपको बैठा हुआ है, तो ये याद रखना है, और एक पेशेंट है जिसको क्लबिंग है। तो 3 चीज़ें हमें हो गई, तो ग्रेड 3 हो गया, पैरेट बीकिंग हो गई, ठीक है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस हो गया, मुनगे की फली हो जाती है यहाँ पे ऐसे ऐसे लटकती हुई हैं, और ड्रम स्टिक अपीयरेंस, और एक पेशेंट है जिसको क्लबिंग है। तो 3 चीज़ें हो गई, तो 1, 2 और 3 चीज़ें हो गई, तो ग्रेड 3 आ गया, 3 हमें चीज़ें मिल गई। उसके बाद ग्रेड 4 में हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होती है। हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी क्या होता है, ये पेरीऑस्टियल बोन फॉर्मेशन होता है, बॉडी जो है रिएक्ट करती है, यहाँ पे जो आपके डिस्टल सेगमेंट्स होते हैं उसमें बोन्स रिएक्ट करते हैं, तो इस तरह का एक अपीयरेंस, पेन होता है उनको, डिस्टल एंड्स पे पेन होने लगता है। ग्रेड 4 आ जाता है। ग्रेड 5 में ग्लॉसी चेंजेस होने लगते हैं नेल्स और एडजेसेंट स्किन में। डायग्राम में अगर आप देखो तो आपको ये इंक्रीज फ्लक्शन ग्रेड 1 है। ग्रेड 2 में हमने बोला था लॉस ऑफ लॉवी बॉन्ड एंगल चला गया है। इस तरीके से एक डायग्राम बनता है, उसको हम शैमरोथ साइन बोलते हैं। शैमरोथ साइन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ग्रेड 3 एंड 4 में, 3 में क्या होता है, पैरेट बीकिंग होती है और ड्रमस्टिक अपीयरेंस होता है। 4th में सब पेरियोस्टल बोन फॉर्मेशन, हाइपरट्रॉफिक आर्थ्रोपैथी होती है जिसको आप सब पेरियोस्टल बोन फॉर्मेशन बोलते हो 4th वाले में, और 5th वाले में ग्लॉसी चेंजेस होते हैं। स्टेशंस आपको इस तरीके के स्टेशंस दिखेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद हुआ, बस सुनना है ध्यान से। इसकी PDF हम आपको गूगल ड्राइव की लिंक आपको इस लेक्चर के नीचे मिल जाएगी। ठीक है, अब ये डायग्राम बताओ मेरे को, डायग्राम देख करके आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से ग्रेड की क्लबिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले ये टिपिकल दिख रहा है, देखो पैरेट बीक की अपीयरेंस बिल्कुल आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ येलो कलर से, ये आपको देखो पैरेट बीकिंग जैसा, बिल्कुल पैरेट बीकिंग जैसा दिख रहा है, तो ग्रेड 3 क्लबिंग है ये। ठीक है, ग्रेड 3 क्लबिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास ये ड्रमस्टिक अपीयरेंस हो रहा है। ड्रमस्टिक अपीयरेंस इस तरह के जो बल्ब्स मिलते हैं, इसमें बल्बस इनलार्जमेंट होता है ड्रमस्टिक में, तो ये भी ग्रेड 3 हो गई। ग्रेड 3 में हमने याद करा था कि एक मुनगे का पेड़ है, इसको मुनगा बोलते हैं, हिंदी में मुनगा बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन और कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसके पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा है और उसके नीचे कौन सा एक मरीज खड़ा है, क्लबिंग का मरीज खड़ा है। ठीक है, फिर एक ये होता है जो कि आपको ग्रेड 5 दिख रहा है। ग्रेड 5 में देखो स्टेशंस आपको दिख रहे हैं, प्लस ग्लॉसी चेंजेस, आपको स्किन में ग्लॉसी चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रेड 5 क्लबिंग है। आगे बढ़े, कॉजेज ऑफ क्लबिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉजेज क्या क्या होते हैं, लगभग सारे जो मेजर सिस्टम्स है उनको इन्वॉल्व करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, कार्डियक सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, कार्डियक सिस्टम भी है, GIT भी है ना, GIT भी आपको मिलेगा इसमें, और मिसलेनियस कॉजेज, न्यूरोलॉजिकल ब्रेन वाला भी कॉजेज इसमें हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक एक करके कॉजेज पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट जो बात मुझे बताना है वो ये है कि COPD का जो पेशेंट होता है वो कभी भी कॉज ऑफ क्लबिंग में COPD मत बोल देना कि COPD, लंग डिजीज लगाओ जिसमें कि क्लबिंग होती, तो आपने बोल दिया COPD, वहीं तुम्हारा मतलब ये एक क्वेश्चन होगा वाइवा का एक्स्ट्रा, जब तुम COPD कभी नहीं बोलना, आप लंग कैंसर बोल दो, लंग एब्सेस बोल दो, ये सब चीज़ें बोल दो, लेकिन COPD कभी भी मतलब ब्रोंकाइटिस बोल दो, है ना, COPD कभी नहीं बोलना है। चलो आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी कॉजेज़ के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी कॉजेज़ में क्या क्या आता है, मैलिग्नेंसीज आती हैं, सपोरेटिव डिजीजेज आती हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, फाइब्रोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस आएगा, सार्कोइडोसिस हो गया। तो ये हमने देख लो, ट्यूबरकुलोसिस ये सब ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ हैं।
ये जो है ये आपका फाइब्रोसिस वाला डिजीज़ है। सपोरेटिव डिजीज में इन्फेक्शियस डिजीज मैलिग्नेंसी है। तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, मीजोथीलियोमा। मीजोथीलियोमा के बारे में ध्यान रखो, मीजोथीलियोमा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीजोथीलियोमा एस्बेस्टोस के एक्सपोजर से होता है। एस्बेस्टोस के एक्सपोजर से होता है, हमेशा याद रखना, नीट पीजी में भी काम आएगा। एस्बेस्टोस एक्सपोजर के मतलब फैक्ट्री में सबसे स्पेसिफिक होता है। मीजोथीलियोमा हुआ है कोई उसको सब्सटेंस मतलब एक फैक्ट्री में काम कर रहा है तो फटाफट पड़ जाओ, एस्बेस्टोस एक्सपोजर की बात हो रही है, ठीक है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो गया। तो मीजोथीलियोमा में होता क्या है, यहाँ पे ये देखो कैंसर, ये आप देखो लोअर वाले जो सेगमेंट्स होते हैं, लंग सेगमेंट्स होते हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हेल्दी लंग में ये इस तरह का इन्वॉल्वमेंट मीजोथीलियम में आपको दिखेगा, ठीक है। सपोरेटिव लंग डिजीज में ब्रोंकेक्टेसिस हो गया। ब्रोंकेक्टेसिस का मतलब होता है कि जो पाथ होते हैं, जो पाथवे होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो डायलेट हो जाते हैं, एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। लंग एब्सेस क्या होता है, एब्सेस भर गया, ये लंग एब्सेस का फोटो है, लंग एब्सेस है ये, ठीक है। एक पस भर गया है, पस की कैविटी अगर वो ब्रोंकस से फ्यूज हो जाती है तो फिर स्प्यूटम में पस आने लगता है, ठीक है। एम्पाइमा हो गया, वही लंग एब्सेस को एम्पाइमा बोले देते हैं। फिर एम्पाइमा मतलब कैविटी होती है, जो पस की कैविटी होती है उसको एम्पाइमा बोलते हैं। फिर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, फाइब्रोसिस मैंने बताया। ट्यूबरक्लोसिस में 30% केसेस में आपको दिखेगा एज अ सिक्वेल ऑफ कॉम्प्लिकेशन के बाद में। सार्कोइडोसिस में दिख सकता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज नेवर कॉजेज क्लबिंग, कभी क्लबिंग नहीं कॉज करती, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में आपको ध्यान में रखना है। सर पूछेंगे बेटा सीओपीडी में भी क्लबिंग होती है क्या, आपने पूछा रेस्पिरेटरी में सबसे कॉमन डिजीज तो सीओपीडी होती है, तो क्लबिंग हो सकती है, यस सर, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलो, एक एक्सरे आपको एक्स्ट्रा दे दिया, इसमें आपको क्या मिलेगा आइडेंटिफाई करना है, ये एक्सरे काय का है, तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। पहले अगर पता है तो वेरी गुड, कमेंट करके बताओ, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ये 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहे हैं, ये 3 के जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, ये लिम्फ नोड्स हैं, तो इसको बोलते हैं 1, ये होता है 2 और ये 3, 1 2 3 साइन होता है, ये सार्कोइडोसिस में आपको मिलेगा, ठीक है। सार्कोइडोसिस में हमने बोला कि क्लबिंग यहाँ पे दिख सकती है, लेकिन लास्ट ऑप्शन बोलना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लास्ट ऑप्शन सार्कोइडोसिस आएगा, फर्स्ट मत बोलना सार्कोइडोसिस, हमेशा कॉमन से शुरू करना है और रेयर तक जाना है, ठीक है। कार्डिक कॉजेज की बात करते हैं। कार्डिक कॉजेज में आपको मिलेगा सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, एट्रियल मिक्सोमा, साइनोटिक हार्ट डिजीज, ई साइनोटिक हार्ट डिजीज, इसिनमेंगराइजेशन। इसिनमेंगराइजेशन क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने बोला कि सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो गया, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये उसी का ही है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का एक टाइप होता है, एंडोकार्डाइटिस का एक सब टाइप होता है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। यहाँ पे इस तरह के लीजन से है, डिपोजिशन जो है वो आपके दिखते हैं, येलो कलर से बनाता हूँ, ये जो है ना, ये इतना सारा ये जो डिपोजिशन हो रहा है, ये सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होता है। इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है नीट पीजी में। एट्रियल मिक्सोमा, ये जो एट्रियम होता है इसकी वॉल पर एक ट्यूमर लगा होता है, ये एक ट्यूमर होता है, इसको एट्रियल मिक्सोमा बोलते हैं। अब इस करता क्या है वो बता देते हैं। करता ये है कि यहाँ पे जो हमारा वॉल्व होता है ना, ये जो वॉल्व होता है यहाँ पे इसका जो अगर ये यहाँ पे इसका जो स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया तो ये जो हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने वाला जो रास्ता होता है, जो वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं, वहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, तो उस तरह की स्टेनोसिस वाली मरमर यहाँ पे दिखती है, ठीक है। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में अगर मैं एक आपको बताऊँ तो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में कहाँ पे आ रहा है, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ ये आ रहा है। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में राइट टू लेफ्ट शंट वाले आएंगे तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट और कंप्लीट टीजीए, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है ना, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला ए साइनोटिक में ईसेनमेंगराइजेशन वाले जो होते हैं उसमें, तो ए साइनोटिक डिजीज में हमें 2 मिल रहे हैं। अब इसमें ईसेनमेंगराइजेशन वाला कौन है, तो लेफ्ट टू राइट शंट वाला मिल रहा है एएसडी, वीएसडी और पीडी, और ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स मिल रहे हैं, पल्मोनिक स्टेनोसिस मिल रहा है, एओर्टिक स्टेनोसिस मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि ये जो ये वाला जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे हमें क्लबिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लबिंग नहीं मिलेगी। लेफ्ट टू राइट शंट्स में क्या होता है, हार्ट के लेफ्ट साइड से राइट साइड में ब्लड जाता है, राइट साइड में लंग्स से कनेक्टेड होता है। जब लंग्स से कनेक्टेड होता है, राइट साइड जो है वो लंग्स से कनेक्टेड होता है, और लंग्स में क्या होता है, जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनका जब उन पे ज़्यादा ब्लड जाएगा तो उनका वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा और रीमॉडलिंग होगा, कंस्ट्रिक्शन होगा प्लस रीमॉडलिंग होगा,
और रीमॉडलिंग जब होता है तो यहाँ पे वापस से जो है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन बढ़ेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण से वो जो लेफ़्ट टू राइट शंट होता है वो राइट टू लेफ्ट शंट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी कंडीशन को हम ईसेनमेंगराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसका एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो उसका डायग्राम है कि ये आपको बता रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट शंट है, मैंने बताया ओवर टाइम, बहुत टाइम हो गया, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है इसके कारण, क्योंकि लंग्स में जो है राइट वेंट्रिकल से जा रहा है, अब लेफ्ट साइड से और ब्लड उसमें आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, उसमें लंग्स में ज़्यादा आने लगेगा। तो एंडोथीलियल डिस्फंक्शन, पल्मोनरी वस्कुलर रिमॉडलिंग, अब इससे एंडोथीलियल डिस्फंक्शन डैमेज होता है, वॉल्स को जो एंडोथीलियम होती है उनमें वॉल्स को डैमेज होता है, फिर वो उस डैमेज को कंप्लीट करने के लिए फाइब्रोसिस होता है, पर वो वस्कुलर रिमॉडलिंग करती है, उनको हार्डन कर देती है अपनी वॉल्स को, हार्डनिंग करती है, जिसके कारण पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, और जिसके कारण इन्वर्टेड शंट, वहाँ पे लंग्स में प्रेशर बढ़ता है और शंट का इन्वर्जन होता है, राइट टू लेफ्ट हो जाता है। तो ये शुरुआत कहाँ से होती, लेफ्ट टू राइट से हुई थी, लेकिन कहाँ पे आ गए, राइट टू लेफ्ट में आ गए, जिसके कारण ईसेनमेंगर सिंड्रोम हम इसको बोलते हैं। डायग्राम में अगर आपको देखना है तो डायग्राम में देखो वेजल्स यहाँ पे कैसी हैं और वेजल्स यहाँ पे कैसी हैं, कितना ज़्यादा फर्क इसमें दिख गया है, रीमॉडलिंग के कारण प्रेशर लंग्स में ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है। डिजीज़ कौन कौन सी हैं, ASD, VSD और कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो विया लेफ्ट टू राइट शंट, पल्मोनरी रेजिस्टेंस राइजेज एंड रिजल्ट्स इन बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, फिर रिवर्सल ऑफ शंट राइट टू लेफ्ट, ईसेनमेंगर सिंड्रोम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है, एकदम पहले दोनों तरफ से जाएगा, ठीक है, ओवर टाइम फिर ये पूरा ही उल्टा हो जाएगा, राइट से लेफ्ट में जाने लगेगा, प्रेशर इतना बढ़ जाएगा लंग्स के साइड में। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद हम आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉजेज़ में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉजेज़ में 3 चीज़ें याद रखना है। क्या क्या 3 चीज़ें हैं हमारे पास, 3 चीज़ें क्या क्या हैं, तो 3 चीज़ें हमारे पास ये हैं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ याद रखना है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस याद रखना है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा याद रखना है। ठीक है, IBD याद रखना है, IBD में 2 आ जाती हैं, PBC याद रखना है और HCC याद रखना है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉजेज़ में। अब इसमें क्रॉन्स डिजीज़ और हमें पता है, इनके डिफरेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। क्रॉन्स डिजीज़ में जो है स्प्लिट लीजन्स मिलते हैं, और यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलोन आ गया तो कोलोन ही इन्वॉल्व होगी, लेकिन क्रॉन्स डिजीज़ में एंटायर कोलोन, एंटायर जो एंटरिक सिस्टम होता है आपका माउथ से लेकर के एनस तक पूरा इन्वॉल्व हो सकता है। ये क्रॉन्स डिजीज़ में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, थोड़ा समझा दिया मैंने, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे सिर्फ कोलाइटिस है तो सिर्फ कोलोन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, रेक्टम इन्वॉल्व होता है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस क्या होता है, प्राइमरी सिरोसिस का मतलब बहुत समझ में आ रहा है, फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाएगा तो हम ऑब्वियस सी बात है, फाइब्रोसिस अगर होगा तो जो बाइल डक्ट का जो पूरा डक्टिवल सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्कार टिश्यू बन जाएगा, बाइल डक्ट में इंजरी हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होने लगेगा उसको। ठीक है, चलो न्यूरोलॉजिकल कॉजेज में आपको ध्यान में रखना है, स्पिरिंगोमाइलिया है, मीडियन नर्व इंजरी, हेमीप्लेजिया। अब हमें समझ में आ रहा है कि मीडियन नर्व इंजरी क्या होता है, हेमीप्लेजिया क्या होता है, लेकिन स्पिरिंगोमाइलिया क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा। तो स्पिरिंगोमाइलिया कुछ नहीं होता, एक सिस्ट होता है। वाइवा में अगर आपने ये कॉज बताया तो वो क्वेश्चन में डॉक्टर आपसे पूछेगा भाई स्पिरिंगोमाइलिया क्या होता है, तो स्पिरिंगोमाइलिया में आपको समझ में देना है कि भैया एक सिस्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, कैविटी के अंदर, जिसके कारण उसमें एक एक्सपेंड होती है और ओवर टाइम वो बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, जिसके कारण सिम्टम्स आते हैं। क्या सिम्टम्स आते हैं, केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज़ में कैप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ लाइट टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन, लाइट टच बहुत आसानी से अगर आपने टच करा है, प्रोप्रियोसेप्शन है मतलब पोजीशन का देखना, तो वो आपको बचा रहेगा। लॉस क्या हो जाएगा, पेन एंड टेम्परेचर वाली चीज़ें लॉस हो जाएंगी। तो होता है स्पिरिंगोमाइलिया में, थोड़ा सा डिटेल समझ लिया। ठीक है, मीडियन नर्व इंजरी पता है, बेनेडिक्शन साइन मिलेगा, हेमीप्लेजिया में पता है, इतना पूरा वीकनेस हो गई है। अब ये क्या होता है, ये जो डायग्राम मिल रहा है आपको क्या है, बेनेडिक्शन साइन मिल रहा है। बेनेडिक्शन साइन मैंने बता दिया, बेनेडिक्शन साइन क्या होता है, जब मैंने, मुझे भी नहीं पता था तो मैंने क्या करा, गूगल पे सर्च कर बेनेडिक्शन मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद होता है ये, तो उसको हम बेनेडिक्शन साइन बोलते हैं। तो जब जीसस क्राइस्ट की आप फोटो देखोगे तो उसमें उस तरह का हाथ उनका रहता है, तो यही तरह का हाथ जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि तुम अपना ओपन हैंड से जब आप अपने मुट्ठी फिस्ट बांधो तो बेनेडिक्शन पोजीशन में उसका जो हैंड है वो रह जाता है, अगर मीडियन नर्व इंजरी हुई है तो। ठीक है, तो बेनेडिक्शन साइन का छोटा सा इसके बारे में। मिसलेनियस कॉजेज में देखना है तो मिसलेनियस पैची डर्मेटोडेर्मोपेरियोस्टोसिस एक डिजीज़ है जो कि टॉरिन शॉल एंड गोले सिंड्रोम में मिलती है।
जो इसमें हमें याद है पैन डिजिटल हेरिडिटरी क्लबिंग मिलती है, पूरे जो है उसके पूरे जो हैंड्स होते हैं पैन डिजिटल मिलेगी, हाथों में भी पैरों में भी क्लबिंग मिलेगी। ये इसके मिसलेनियस कॉज है, ये लास्ट में अगर रेयर है याद करना हो तो कर लेना, नहीं तो बस एक याद करना कि टॉरिन TSG याद कर लो, MSG होता है ना मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वैसे TSG याद कर लेना, TSG में ही होता है। ठीक है, चलो ग्रेड 2 क्लबिंग के बारे में बस खत्म होने वाला है। ग्रेड 2 क्लबिंग के बारे में एक छोटी सी चीज़ हम जानेंगे, वो छोटी सी चीज़ क्या है कि उसमें लॉस ऑफ लोवी-बॉर्न एंगल मैंने बोला था कि होता है, ठीक है, नॉर्मल 180 डिग्रीज होता है। उसके बाद एक प्रोफाइल साइन होता है और एक शैमरोथ साइन होता है। शैमरोथ साइन के बारे में मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट साइन है। शैमरोथ साइन कैसे करते हैं, तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई अपने फिंगर से आप ऐसे मिलाओ, तो जब एक नॉर्मल पेशेंट होगा, नॉर्मल पेशेंट जो होगा उसमें एक रोम्बॉइड बनेगा, इस तरह का रोम्बॉइड बनेगा। जब मैं भी अपने, अगर आप लोग भी अपने फिंगर करके देखो, एक रोम्बस बनेगा, ठीक है। लेकिन जो क्लबिंग वाला पेशेंट होगा वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचेगा, तो इसे हम बोलते हैं शैमरोथ साइन। शैमरोथ साइन को ये जो मैं बोल रहा हूँ शैमरोथ वैसे ही बोलना है, बोलना सीख लो, क्योंकि मैं तो भूल जाता था, इसलिए शैमरोथ साइन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं लोवी-बॉर्न एंगल और प्रोफाइल साइन की। प्रोफाइल साइन का मैंने आपको बता दिया था कि जो लोवी-बॉर्न एंगल होता है उसमें प्रोफाइल साइन होती है, ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का हो जाता है क्लबिंग के अंदर। लेकिन एक क्रूज मॉडिफाइड प्रोफाइल साइन भी होता है, जो कि यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आप आ जाओ तो इस वाले लोकेशन पे ये जो एंगल है ये हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्मली एब्सेंट रहेगा, लेकिन ये 180 एक्यूट हो गया क्लबिंग के कारण से। फिर शैमरोथ साइन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। बस इतनी बताना, ये दोनों चीज़ें लोवी-बॉर्न एंगल में होती है। लोवी-बॉर्न एंगल LL है, तो दो एंगल है, प्रोफाइल साइन और शैमरोथ साइन भी हमें ग्रेड 2 क्लबिंग में ही दिखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसको पढ़ना आप, इसको एक बार वीडियो देख लोगे, इसकी पूरी सीरीज़ है, हम सारी चीज़ें बात करेंगे। हम पेलार के बारे में बात करेंगे, इक्टेरस के बारे में बात करेंगे, जो पिकल का पूरा होता है ना, पिकल का जो पूरा होता है, पेलार होता है, इक्टेरस होता है, क्लबिंग होती है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, इडीमा होता है, पूरी चीज़ें हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर सिस्टम वाइज आएंगे, ECG कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें मेडिकल प्रैक्टिकल सीरीज़ में, जो मेडिसिन के प्रैक्टिकल सीरीज़ होती है उसमें सारी वीडियोज़ कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना और मोटिवेट करते रहना मुझे वीडियोज़ बनाने के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर करो फटाफट से, अपने बैच ग्रुप में डालो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।